हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं सुहानी यमटम फूड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पितृपक्ष की थाली। ये पितृपक्ष की पूर्व तैयारी मैंने कुछ रात को और कुछ सुबह की है। अगर आप ये पूर्व तैयारी करोगे तो आपका आधा काम तो मानो हो जाएगा। आलू वड़ी को पात्रा भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो आलूचा वड़ा कहते हैं। इसको अरबी के पत्तों से बनाया जाता है। इसके लिए बेसन के घोल में अदरक लहसुन पेस्ट, मिर्ची पेस्ट, सफ़ेद तिल, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, आमचूर पाउडर, इमली और गुड़ का पानी मिलाते हैं। मैंने इस श्राद्ध की थाली में 9 प्रकार की सब्जियां और आदि व्यंजन बनाए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आलू वड़ी बनाकर रख दी थी, क्योंकि उसको ठंडा होने के लिए टाइम लगता है। तो आप भी ऐसे ही करो। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बेसन का एक घोल तैयार करना है। आप इसमें आधा कप पानी और डालें, क्योंकि मेरा थोड़ा गाढ़ा घोल बन गया था। इससे ये पात्रा जब तेल में डाले तब तो छूट गए थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। टेस्ट में तो बहुत ही बढ़िया बने थे। पत्तों को बेलन से बेलना भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कुछ पत्तों से गले में खुजली आती है। ऐसे करने से बिल्कुल भी पात्रा खाते समय खुजली नहीं आएगी, क्योंकि आप देखेंगे डंडल में से कुछ दूध और पानी सा द्रव निकलता है। इससे ही गले में खुजली आती है। अरबी के पत्तों को उल्टा करके ही आपको बेसन का घोल लगाना है, तभी पत्ते अच्छे से बैठेंगे और वड़ी बनकर अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब एक के ऊपर एक पत्तों को रखकर उस पर बेसन का घोल लगाएंगे। मैंने इस श्राद्ध की थाली में पात्रा के साथ साथ मेथी की सब्जी, भिंडी की सब्जी, वाल बीन्स की सब्जी, 5 सब्जियों को मिलाकर एक मिक्स भाजी और करेले की सब्जी बनाई है। उसी के साथ साथ कढ़ी, चावल, खीर, दही वड़े, काकड़ी वड़े भी बनाए हैं। उसकी पूरी रेसिपी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और उसके साथ साथ आपको सुंदर कथा भी सुनने मिलेगी। सुंदर कथा के साथ साथ आपको पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है वो भी सुनने मिलेगा, तो अंत तक मेरा वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ हमारा पात्रा बनकर तैयार है। अब इसे 10 से 15 मिनट स्टीम होने के लिए रखेंगे। इसके बाद उसे सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब मैं यहाँ पे तीनों ही गैस का इस्तेमाल करने वाली हूँ। एक में मैंने पात्रा स्टीम होने के लिए रखा है, दूसरी जगह पे मैंने राइस को रखा है और तीसरी जगह मैं सब्जी बनाऊँगी। और हाँ, एक ज़रूरी बात, मैं ये पूरी थाली प्याज और लहसुन के साथ बनाने वाली हूँ, क्योंकि सालों से हमारे यहाँ पितृपक्ष के लिए ऐसे ही नैवेद्य बनाया जाता है। आप प्याज और लहसुन को स्किप करके भी पूरी थाली मैंने बताया है वैसे बना सकते हैं। आप आगे की रेसिपी देखिए। तब तक मैं आपको पितृपक्ष क्यों करते हैं और उसकी कथा क्या है वो सुनाती हूँ। धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साथ यह भी माना गया है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज हमसे मिलने के लिए मृत्युलोक पर आते हैं। श्रद्धयाम इदम श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। भावार्थ है, प्रेत और पितर के आत्मा तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक जो अर्पित किया जाए वह श्राद्ध है। जन्म लेने के उपरांत प्राणी पर 3 प्रकार का ऋण होता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में श्राद्ध प्रक्रिया में उपस्थित होकर तीनों ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। महाभारत प्रसंग में आता है कि मृत्यु के उपरांत दानवीर कर्ण की आत्मा जब स्वर्ग में पहुंची तब उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। शूरवीर दानवीर कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया। तब उन्होंने देवताओं के देव इंद्रदेव से पूछा कि उन्हें भोजन क्यों नहीं दिया गया अब तक, और इतना सारा सोना और गहने क्यों दिए गए हैं। तो इंद्रदेव ने बताया कि तुमने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना और हीरे जवाहरात ही दान किए हैं, कभी अपने पूर्वजों को खाना दान नहीं किया।
तब महावीर कर्ण ने कहा कि मुझे अपने पूर्वजों के बारे में पता नहीं था, इसी वजह से मैं उन्हें कुछ दान नहीं कर पाया। इसके बाद दानवीर कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन तक पृथ्वी पर वापस भेजने की व्यवस्था की और कहा, आप पृथ्वी पर जाकर अपने साथ एवं अज्ञात पितरों को प्रसन्न करने के लिए विधिवत श्राद्ध, तर्पण तथा पिंडदान करके आइए। तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपको खाना भी दिया जाएगा। दानवीर कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया है। अतः इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत महत्व भी है। मान्यता है कि तभी से श्राद्ध की प्रथा प्रारंभ हुई। तो आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलो आपको एक कथा और सुनाती हूँ। पौराणिक कथाएं सुना सकती हूँ? चलो सुना ही देती हूँ। मैंने रेसिपी को डिटेल में सबटाइटल में इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखा है, आप देखकर कर सकते हैं। मैं आपको अब पौराणिक कथा सुनाती हूँ। पितृपक्ष के पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनवान था तो भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, परंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने जोगे से पितरों को श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ कार्य समझकर टालने लगा। किंतु उसकी पत्नी को पता था, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे ही दिन भोगे की पत्नी को बुलाने पर वो सुबह सुबह ही आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए। फिर सभी काम निपट कर वह अपने घर आई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वो बेचारी रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि जोगे के ससुराल वाले वहाँ भोजन कर रहे हैं। निराश होकर वह भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अगियारी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी ही देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ी ही बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे के पास थोड़ा बहुत धन होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर तो खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच के गाने लगे, भोगे के घर धन आ जाए, भोगे के घर धन आ जाए। संध्या का समय हुआ। भोगे के बच्चे भूखे से तड़प रहे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। माँ का हृदय था। बच्चों को देखकर उसके आँख में आंसू आए। फिर उसने ऐसे ही बच्चों को टालने हेतु कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोलो और जो मिले उसे मिल बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ गए तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़ते हुए माँ के पास पहुँचे और सारी बात बताई। आंगन में आकर जब भोगे की पत्नी ने यह देखा तो वो भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे धनवान हो गया, लेकिन धन पाकर घमंडी नहीं बना। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने बहुत सारे व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, पितरों को तर्पण किया, भोजन कराया। इससे पितर बड़े ही प्रसन्न तथा तृप्त हुए। ब्राह्मणों को भोजन दिया और दक्षिणा भी दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। तो मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। तो चलो अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने करेले से पानी निकाल दिया है और करेला अभी कुरकुरा होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई किए हुए करेलों को एक प्लेट में निकाल लीजिए।
अब इसी में हम लोग करेले की सब्ज़ी बनाएंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल, थोड़ा जीरा, 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच हरी मिर्च, थोड़ा हींग डालें और उसको थोड़ा फ्राई कर लें। उसी में हम लोग अभी प्याज डालेंगे और उसको अच्छे से भूनेंगे। प्याज में थोड़ा नमक डाल के भूनेंगे तो प्याज जल्दी भून जाएगा। उसी में अब हल्दी और करेले को डाल के उसको अच्छे से पकाएंगे। 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनने के बाद उसमें 2 चम्मच नारियल का बुरादा डाल देंगे और उसको फिर 1 मिनट के लिए चलाएंगे और हमारी यहाँ पे करेले की सब्ज़ी तैयार है। अब हम फटाफट कढ़ी बनाएंगे। उसके लिए 2 चम्मच तेल, थोड़ा राई, थोड़ा जीरा, थोड़ा कड़ी पत्ता डाल के और उसी में 1 चम्मच हरी मिर्च डाल के मैंने अच्छे से भून लिया है। और उसी में मैंने पेस्ट बनाया है बेसन और दही का, वही पेस्ट मैं डालूँगी। और उसी में 1 लीटर जितना पानी ऐड करके उसी में थोड़ा हल्दी डाल के और नमक डाल के उसको पकाऊँगी। 1 चम्मच चीनी डाल के उसको अच्छे से उबाल आने दें। यहाँ पे मैंने 1 कप दही के लिए 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है। अगर आपको कढ़ी को और ज़्यादा गाढ़ा करना है तो आप 3 चम्मच या 4 चम्मच बेसन भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारी गाढ़ी कढ़ी तैयार है। काकड़ी के वड़े कैसे करेंगे ये देखते हैं। जितना आटा लेना है उतना ही पानी लेना है। उसी में मैंने थोड़ा गुड़ और खीरा डाल दिया है। ये मैंने 2 खीरे को कद्दूकस करके डाला है। अगर आपको मीठे वड़े पसंद है तो आप गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मतलब आधा कप अगर गुड़ डालेंगे तो वड़े मीठे बन जाएंगे। हमें ये वड़ों को सब्जी के साथ खाना है, इसीलिए मैंने इतना ही गुड़ डाला है। पानी में उबाल आने के बाद थोड़ा थोड़ा करके आटा मिलाएंगे ताकि उसमें कोई लम्स ना आए। अब इस मिश्रण को 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आटा ठंडा होने के बाद उसको अच्छे से गूंद लेंगे। महाराष्ट्र के कोकण में इस खीरे के वड़ों को तवसाचे वड़े भी कहा जाता है। काकड़ी वड़े का आटा यहाँ पे अभी लग चुका है। आपको ऐसे ही नरम आटा गूंदना है। आपको ये वड़ा पूरी जैसा ही बेलना है। यहाँ मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक हम ये मिश्रण से वड़े बना लेते हैं। तेल गरम होने के बाद इसे धीमी आंच पर तल लें। वड़ों को हल्के हाथों से उलट पुलट करके आपको तलना है। अगर ये आपको प्रॉपर वड़े के शेप में चाहिए तो उसको हाथों से दबा के उसके बीच में एक होल बना के आप उसको तल लीजिए तो ये प्रॉपर वड़े जैसा ही बन जाएगा। हमारे यहाँ पहले से ही ऐसे ही वड़े बनाए जाते हैं, इसीलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो हमारा खीरे का वड़ा बनकर तैयार है। अब हम तड़के वाली दाल बनाएंगे। ये तो हर रोज़ हर किसी के घर में बनती है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी में आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, 1 चम्मच हरी मिर्च, 10 से 12 करी लीव्स और कुछ टमाटर डाल दिए हैं। उसी में मैं थोड़ा हींग भी डालूँगी और उसको अच्छे से चलाऊँगी। उसके बाद मैंने जो पकाई हुई दाल है वो डालूँगी और उसी में थोड़ा धनिया भी ऐड कर दूँगी। अब अपने स्वाद अनुसार नमक डाल के उसको अच्छे से एक उबाल आने दें। अब हमारी यहाँ पे दाल तैयार हो गई है। अब हम चावल की खीर बनाएंगे। यहाँ पे मेरा वीडियो शूट नहीं हुआ था। काजू और चावल को मैंने भिगो के रखा था और बाद में उसका पेस्ट बनाया था, वही पेस्ट मैंने डाला था। अब पेस्ट डालने के बाद आपको इसको लगातार चलाते रहना है। उसके बाद उसी में 7 से 8 बड़े चम्मच चीनी के डालेंगे और लगातार चलाएंगे। आपको याद रखना है दूध को लगातार चलाते रहना है, नहीं तो उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। अब यहाँ पे चावल पकने के बाद मैंने उसमें थोड़ा इलायची पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और उसको अच्छे से चलाऊंगी। अब यहाँ पे मेरा चावल थोड़ा थोड़ा पक चुका है।
अब मेरी खीर यहाँ पे 80% तक बन गई है। अब मैं और थोड़ा पकाऊंगी और उसको बाद में बंद कर दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावल पकने के बाद दूध थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे हमारी खीर तैयार है। यहाँ पे हमारे पात्रा ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसी को एक समान आकार में काट लूँगी। आप देख सकते हैं पात्रे कितने अच्छे बनकर तैयार हो गए हैं। लेकिन एक मिस्टेक मेरे से हो गई है कि वो घोल जो मैंने बनाया था वो थोड़ा गाढ़ा था, तो आप याद रखना उसमें पानी थोड़ा ज़रूर मिलाना। अब ये आलू वड़ी तलने के लिए तैयार है। अब आगे मैं बनाऊंगी दही वड़े। ये उड़द की दाल को मैंने पहले ही भिगो के रखा था। यहाँ मैंने दही को फेंट के अच्छे से स्मूथ कर लिया है। उसी में मैंने 3 चम्मच चीनी मिलाई है। उसको ऐसे ही फेंटना है, मिक्सर में नहीं फेंटेंगे, नहीं तो दही पतला हो जाएगा। अब पीसी हुई उड़द की दाल में आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक डाल के उसको अच्छे से मिलाएंगे। वड़ों को अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। मेरे घर में लाइट नहीं थी, इसीलिए मेरी उड़द की दाल थोड़ी दरदरी रह गई। आपको एकदम फाइन पीसना है। अगर आप फाइन पीसोगे तो वड़े अच्छे बनेंगे। वड़ों को तेल में से निकाल के तुरंत ही पानी में डालना है। 12 से 15 मिनट तक उसको ऐसे ही भीगने देना है। इससे वड़े नरम हो जाएंगे। अभी आप पात्रा देख रहे हैं, देखो तेल में छूट गए ना, लेकिन अच्छे बने हैं। यहाँ पे हम दही वड़े सर्व करने के लिए एक सर्विंग प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले 1 कप जितना दही डाला है, उसके ऊपर भिगोए हुए वड़े डालूँगी और उसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा दही और डाल दूँगी, ताकि दही से वड़े पूरे ही जूसी बने। यहाँ पे मैंने थोड़ी हरे धनिए की चटनी और इमली की चटनी डाल दी है। उसी के ऊपर थोड़ा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा धनिए का पाउडर और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल के उसको गार्निश कर लूँगी और थोड़ा सा ऊपर से दही डालूँगी। और यहाँ पे हमारे दही वड़े बनकर तैयार है। आपको मेरी ये थाली और मेरी कथा अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।